एक एक नसीरुद्दीन शाह को हमने देखा कथा जैसी फिल्म में, चश्मे बद्दूर जैसी फिल्म में, ऐसी बड़ी सारी फिल्में थी। चश्मे बद्दूर में मैं नहीं था, वो मेरा रकीब था फारूक शेख। अच्छा लेकिन जाने भी दो यारों, जो एक मुझे लगता है कि सब अब तक जो है व्यंग के विधा में सबसे शानदार फिल्म मानी जानी चाहिए, उसमें तो आप थे। और जिस तरह रीमेक का दौर चल रहा है, आपको लगता है कि क्या इस फिल्म को दोबारा आज के जमाने में बनाया जाना चाहिए, और अगर बनाया जाना चाहिए तो फिर आपकी जगह कौन लेगा? मेरी जगह तो मैं ही हूँगा, और रवि बासवानी की जगह कौन लेगा? रवि बासवानी की जगह कौन लेगा? ओम पुरी की जगह कौन लेगा? कुंदन शाह की जगह कौन लेगा? क्योंकि ये फिल्म सिर्फ कुंदन शाह ही बना सकता था, और कुंदन ने बड़ी कोशिश की जब वो हयात था कि उसका एक सीक्वल लिखे, और उसने लिखा भी। क्योंकि जिस करप्शन की बात जाने भी दो यारो कर रही है, वो तो बहुत ही छोटे पैमाने पर था कि पुलिस वाला एक अठन्नी हमसे लेके चला जाता है। अब 40 साल हो गए हैं उस फिल्म को बने हुए, अब तो अठन्नी की जगह उसको हमसे 2 लाख रुपए लेने चाहिए, तब हमें तकलीफ होगी। और कुंदन को भी, क्योंकि कुंदन ने भी कामयाबी चखी काफी, उसने टीवी पर बहुत अच्छे काम किए, फिल्में भी बनाई, अच्छा खासा वैसे भी खाते पीते घराने का था वो। लेकिन हमारे सबकी माली हालात बेहतर हो गई है, चाहे वो मैं हूं, चाहे पंकज कपूर हो, ओम, या कोई भी, जितने भी लोग थे, नीना गुप्ता, दीपक केजरीवाल, सबके सब। तो अब जो करप्शन हमको खाया जा रहा है इस मुल्क को, वो तो इतने बड़े पैमाने पर है कि उसके लिए फिल्म बनाने में तो पूरे का पूरा हमें पॉलिटिकल सिस्टम को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, और वो बहुत बड़ी एम्बिशियस फिल्म बन जाएगी। और कुंदन ने एक स्क्रिप्ट लिखी थी, लेकिन वो नहीं बन पाई किसी वजह से। शायद प्रोड्यूसर नहीं मिला, प्रोड्यूसर जब मिला तो रवि का इंतकाल हो गया। फिर उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी और को लिया जाए, लेकिन मेरा ये कहना था कि रवि की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। वो फिल्म बन ही नहीं सकती थी अगर रवि बासवानी उसमें ना होता तो। हालांकि जो आपने सवाल पूछा, उसका जवाब ये है कि हाँ, बिल्कुल सख्त जरूरत है ऐसी फिल्म की हमारी आज की दुनिया में। इत्तेफाक की बात यह है कि जाने भी दो यारो जब रिलीज हुई तो थोड़े से कुछ इनकम टैक्स के मसले आ गए थे हमारे ऊपर। तो हम लोग इनकम टैक्स ऑफिस गए, तो एक साहब मुझे अलग ले जाके बोले, सर, एक जाने भी दो यारो जैसी फिल्म आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में बनाइए। बहुत जरूरी फिल्म। भाई, मुझे डंडे नहीं खाने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, आप ही क्यों नहीं बना देते? आपने तो सर ऐसे निर्देशकों की फिल्में भी की हैं जिनका बहुत बड़ा नाम नहीं था, और आपने उनको सहारा दिया, उनकी फिल्में की हैं। शायद 3 दीवारें एक फिल्म थी, मैंने सुना है ऐसा। तो अब आने वाले समय में जब हम देख रहे हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फिल्में आ रही हैं, रिलीज हो रही हैं, कुछ कमा रही हैं, कुछ नहीं कमा पा रही हैं, तो एक तो पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इतने सिनेमा को इतने दिन से देखने के बाद आप ओटीटी प्लेटफॉर्म को किस तरह से देखते हैं, कि क्या जरूरी है, या ये इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहा है या उसको सहारा दे रहा है? नहीं, बर्बाद बिल्कुल नहीं कर रहा है। जब 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 टीवी मकबूल हुआ था पूरे मुल्क में, तब सबका ये कहना था कि भाई सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे। सबका ये कहना था थिएटर वालों का, भाई हमारा नाटक देखने कौन आएगा। लेकिन टीवी भी चलता रहा, सिनेमा हॉल भी चलते रहे, थिएटर भी चलता रहा। ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो तो भविष्य है, और जो शख्स इससे इनकार करेगा वो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है। हर चीज जो है वो धीरे धीरे एक कम्युनल एक्सपीरियंस होने के बजाय एक पर्सनल एक्सपीरियंस होती जा रही है। चाहे वो संगीत सुनना हो, चाहे वो किताब पढ़ना हो, चाहे वो फिल्म देखना हो, नाटक देखना भी। आजकल आप YouTube पर नाटक देख सकते हैं। हालांकि वो जायका नहीं आता, वो बात और है, लेकिन है मौजूद जरूर। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हम नाटकों का बहुत अच्छी तरह से फिल्मीकरण कर पाएंगे, उनको टीवी पे पेश करने के तरीके ढूंढ पाएंगे। अभी तक नहीं कर पाए। लेकिन अब ये कोरोना
आ जाएगी, ऐसा किसको मालूम था। अब खुदा मालूम अगले 50 साल में क्या क्या और चीजें आफतें आएंगी हमारे ऊपर, तो उनसे तो हम हार तो मान नहीं सकते। हमें तरीके ढूंढने हैं, चाहे वो सिनेमा घर हो, चाहे थिएटर हो, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो। एज एक्टर्स हमें तरीका ढूंढना है कि जो बात हम कह रहे हैं वो सुनने वाले तक पहुंचे। वो किसी भी मीडियम के जरिए पहुंचे, उससे फर्क नहीं पड़ता, बात पहुंचनी चाहिए। और धीरे धीरे मेरे ख्याल से आदत पड़ जाएगी लोगों को। मेरा तो मानना ये है इनफैक्ट कई सालों से कि अगले 25 साल में शायद सिनेमा घर बचेंगे ही नहीं। और बहुत अफसोस होता है ये बात कहते हुए और इस बात के ऊपर सोचते हुए, लेकिन मेरे ख्याल से जिस रफ्तार से वो खूबसूरत इमारतें, जो सपनों के महल जो थे हमारे, जिसमें हमने बचपन गुजारे हैं, स्कूल से भाग भाग के जिसमें फिल्में देखी हैं, वो सब एक एक करके गिरते जा रहे हैं। सिंगल स्क्रीन थिएटर तो लगभग खत्म ही हो रहे हैं, लगभग खत्म ही हो गए हैं। और अब पता नहीं ये मल्टी स्क्रीन वाले भी कब तक झेल पाएंगे कि भाई उनका तो खर्चा पॉपकॉर्न बेचने से ज्यादा चलता है फिल्म चलाने से कम। सर आने वाले समय में अगले कुछ महीनों में या एक आध साल के अंदर हम आपकी कौन सी फिल्में देख पाएंगे? कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो फ्लोर पे होंगे? मैंने हाल में एक बंगाल में एक फिल्म की थी, पिछले लॉकआउट जी नहीं 2 साल हो गए। सौमित्र चैटर्जी साहब की वो आखिरी फिल्म थी। वो कुछ बंगाली में है, कुछ अंग्रेजी में है और कुछ हिंदी में है। और वो कट्टरपंथियों पर एक तंज है, ऑर्थोडॉक्सी पर और ब्लाइंड सुपरस्टिशन पर। वो एक अमेरिकी नाटक पर आधारित है और सौमित्र दा और मैं उसमें मुख्य भूमिकाएं कर रहे हैं, 2 वकीलों की। उसका नाम है द होली कंस्पिरेसी। अब वो मेरे ख्याल से अब सौमित्र दा के इंतकाल के बाद उसको रिलीज हो जाना चाहिए जब थिएटर खुलेंगे कलकत्ता में। उसके अलावा 2 फिल्मों में मैंने छोटी छोटी भूमिकाएं की हैं। दिवाकर बैनर्जी की फिल्म है फ्रीडम, और एक नए फिल्म मेकर हैं ध्रुव, जिनकी फिल्म है मरीच, जो तुषार कपूर ने प्रोड्यूस की है, उसमें मैंने एक रोल किया है। उसके अलावा एक वेब सीरीज है कौन बनेगा शिखरवटी, जो हमने जयपुर में जिसकी शूटिंग की है, और शकुन बत्रा की जो नई फिल्म है उसमें। तो फिल्मों से मैं जरा सा ऊब सा गया हूँ। बहुत वक्त लग जाता है, बहुत मेहनत लग जाती है और अक्सर वो वैसी भी नहीं बनती जैसा आपने सपना देखा था। तो फिल्मों में अब छोटे रोल ही करना मैं पसंद करता हूँ, जिसमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मेहनत मैं अपनी थिएटर के लिए बचा के रखता हूँ। सर एक आखिरी सवाल, बड़ी दिलचस्प बातचीत हुई है लेकिन बातचीत खत्म करने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन एक आखिरी सवाल है। अनुपम खेर साहब के साथ बड़ा बीच में थोड़ी तलखी हो गई थी आपकी, सीज फायर हो गया या नहीं? अनुपम और मैं दोस्त हैं। वो जो मैंने जुमला उसके लिए कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था, वो जरा ताव में आके मैं कह गया। हालांकि मैं उसको वापस नहीं ले रहा हूँ। जो मैंने कहा मैं उस पर अभी भी अटका हुआ हूँ। लेकिन मैं वो बात मुझे इसलिए नहीं कहनी चाहिए थी कि उस इंटरव्यू के दौरान मैंने जितनी और बातें की वो किसी ने सुनी ही नहीं, और वो ज्यादा अहम बातें थी। अनुपम के बारे में तैश में मैं एक जुमला बोल गया जिसके ऊपर तूफान उठ खड़ा हुआ। मुझे कोई खुशी नहीं हुई इस बात की, और दोबारा दुख इस बात पे हुआ कि और जो बातें मैंने कही थी जो कहीं ज्यादा अहम थी, उन पर किसी ने कोई गौर नहीं किया। एक आखिरी बात सर, जो आइडिया ऑफ इंडिया की जिस चीज को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान जो है वो एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हम सब मिलजुल कर रहें और रहने की कोशिश करें। ये एक आइडिया है जो हमारा सदियों से, बल्कि कई हजार सालों से हमारे जो रवायत बनी है, जो हमारी विरासत है, उसको आगे बढ़े। तो उस पर एक हमारे लिए कुछ कहें आप। देखिए, यही तो हमारी यूनिकनेस थी
यही तो हमारी महानता थी कि हमने हर सिविलाइजेशन का आवभगत किया, हर सिविलाइजेशन को अपने गले से लगाया, हर सिविलाइजेशन को अपनाया, चाहे वो पुर्तगाली हों, चाहे वो उज़्बेकी हों, चाहे वो अंग्रेज हों, चाहे वो फ्रांसीसी हों, ये सब लोग आए थे यहाँ। फर्क ये है, जो मुसलमान इन्वेडर्स कहा जाता है जिनको, कुछ को छोड़कर, मैं महमूद गजनवी और ऐसे मनहूस इंसानों को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन जो जिन्हें इन्वेडर्स कहा जाता है, जो मुगलिया सल्तनत के लोग थे, वो लूटने नहीं आए थे, वो यहाँ बसने आए थे। अगर इतनी नफरत हम उनसे कर सकते हैं तो उससे 1000 गुना ज्यादा नफरत तो हमें अंग्रेजों से करनी चाहिए, क्योंकि लूटा किसने हमारे मुल्क को? अंग्रेजों ने। मैं उन सब लोगों से कहना चाहूंगा जो मुसलमानों को गालियां देते हैं और कहते हैं कि तुम परदेसी हो जिनको हमने शरण दी है वगैरह वगैरह, तो अंग्रेजों के बारे में क्या कहना है आपका? जरा इतिहास आप पढ़ें कि 16वीं सदी से लेकर क्या क्या अंग्रेज लूट कर ले गए इस मुल्क से, और मुसलमान क्या लूट के ले गए? एक नादिर शाह कमबख्त के अलावा कौन लूट कर ले गया? वो आए थे यहाँ पर बसने, इस मुल्क को अपना बनाने, और इस मुल्क को अपना बनाया। और मेरी 5 पुश्तें इस जमीन में दफन हैं। 300 साल से मेरा खानदान यहाँ पे बसा हुआ है। मेरे खानदान के कई लोग हिंदुस्तान की फौज में शामिल रहे हैं, हिंदुस्तान की पुलिस में शामिल रहे हैं। अगर ये सब बातें मुझे हिंदुस्तानी नहीं बनाती तो मुझे नहीं मालूम कि कौन सी चीज बना सकती है। तो आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि यही हमारी ताकत थी, और अगर इसको तोड़ दिया जाए तो बचेगा क्या हमारे पास? और अफसोस ये कि कोशिशें हो रही हैं, लेकिन उसको बचाने की भी कोशिशें हो रही हैं। बिल्कुल। और हम लोगों ने बचपन से ये बात सुनी है कि जो बचाने वाला होता है वो तोड़ने वाले से ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा बिल्कुल। तो इसी बात के साथ कि हम हिंदुस्तान की जो रवायत है, जो विरासत है, जो उसकी संस्कृति और तहजीब है, उसको बचा पाएंगे। और नसीर साहब के साथ ये बातचीत बड़ी उम्दा, बड़ी अच्छी रही। खत्म करने का मन नहीं कर रहा था, लग रहा था कि बहुत लंबी बातचीत चलती रहे, और आगे भी मिलेंगे हम सब। बहुत बहुत शुक्रिया नसीर साहब।